राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई भाई वीरेंद्र नाथ जी भट्ट साहब। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। भाई साहब, एक वैसे तो मैं इसे चंडू खाने की खबर मानता हूं, पर एक चर्चा चलती है हमेशा कि देयर इज अ राइवलरी बिटवीन अमित शाह जी एंड योगी जी, क्योंकि दोनों ही मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, पीएम इन वेटिंग हैं दोनों। और इसकी खींचतान चलती है दोनों के बीच में। और लखनऊ में बैठ के योगी जी और दिल्ली में बैठ के अमित शाह जी, ये चंडू खाने की खबर है कि ये एक दूसरे के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और अमित शाह जी जो है योगी को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। और 2024 में ये उनको निपटा रहे थे, वो इनको निपटा रहे थे, इस चक्कर में दोनों निपट गए। ऐसी ऐसी खबरें हैं। अब ये इसमें सच क्या है, और क्या सचमुच पंकज चौधरी को योगी को कमजोर करने के लिए या परेशान करने के लिए लाया गया है, लगाया गया है? आप इस थ्योरी में विश्वास करते हैं? आप इसका जवाब दें। इससे पहले 1 मिनट का समय लूंगा। जरा अपनी एक जी, बुक प्रमोट जी। करो मित्रों। ये मेरी पुस्तक है दद्दा की हाँ। खरी खरी। इसका मूल्य 600 रुपया है। ये 600 रुपया यदि आप हमें भेजते हैं, ये किताब खरीदते हैं, तो ये 600 रुपया मेरे मंदिर और आश्रम में प्रस्तावित गौशाला में इसका खर्च होगा। ये 600 रुपया मुझे आप, ये जो नंबर सामने चल रहा है आपकी स्क्रीन पर 7696409623, इस पे आप 600 रुपया या कोई भी एक राशि गौशाला के सहयोग के लिए भेज सकते हैं। और यदि आपको पुस्तक मंगानी है उस पैसे की एवज में, तो मुझे इसी नंबर पे अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड व्हाट्सएप कर दीजिए। ऊपर जो क्यूआर कोड है इस पे भी आप ये पैसे भेज सकते हैं या गौशाला के लिए कोई भी सहयोग भेज सकते हैं। तो अब मैं वापस आता हूं भाई साहब के पास। भाई साहब, इन थ्योरीज में आप भी विश्वास करते हैं? और अभी जो ये ब्राह्मणों वाली जो बैठक हुई, ब्राह्मण विधायकों वाली, इसको जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हैंडल किया, आप सहमत हैं उस तरीके से? जी। देखिए, पहले तो आते हैं आपकी बात पे, खींचतान वाली बात पे। कहने को भारत में दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीय पार्टी भारत में केवल अब एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और एक राष्ट्रीय पार्टी में सत्ता के लिए एक आंतरिक खींचतान होना बहुत सामान्य बात है, बहुत सहज बात है। क्या जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्या अटल जी अडवाणी जी में क्या खींचतान नहीं थी? या जब जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और 97 98 में, और बल्कि 99 तक कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब क्या अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह में खींचतान क्या नहीं थी? अल्टीमेटली कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बने। एक साल बाद फिर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने और कल्याण सिंह ने पार्टी ही छोड़ दी। वो अलग बात है कि 5 साल बाद वो पार्टी में वापस आए और जो है और फिर बाहर चले गए और फिर वापस आए मोदी जी के समय, और 5 साल गवर्नर रहे राजस्थान के। उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के लिए खींचतान, गुटबंदी, पैंतरेबाजी, ये तो बहुत सामान्य बात है। और ये बात असामान्य तब होती है जब ये पार्टी के हित और पार्टी संगठन को ये नुकसान पहुंचाए और नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा संगठन के सामूहिक हित के ऊपर हो जाए। तब ये जो है नुकसानदेह होती है। ऐसा तो बीजेपी में कुछ नहीं हुआ कि अमित शाह की योगी की महत्वाकांक्षा संगठन के ऊपर हो गई हो। ऐसा कुछ लगा आपको? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये चीजें चल रही है और ये चलती रहेंगी। और एक बात का लोगों का ध्यान नहीं जाता कि उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में एक राष्ट्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री लगातार 9 साल मुख्यमंत्री बना रहे, ये उपलब्धि नहीं है, ये चमत्कार है। गोविंद बल्लभ पंत को भी नेहरू जी यूपी का मुख्यमंत्री 5 साल स्वीकार नहीं कर पाए थे और उनसे कहा था आप दिल्ली आ जाइए कि और केंद्र में गृह मंत्री बन जाइए।
चौधरी 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसको प्रचंड बहुमत मिला था लोकसभा में, और बाद में यूपी विधानसभा के चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने किसको मुख्यमंत्री बनाया? चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री बनाया आजमगढ़ से पहली बार सांसद, जिला कचहरी के वकील राम नरेश यादव को, क्योंकि वो एक बहुत ही जन आधार विहीन नेता थे, और बस उनकी केवल एक ही थी क्वालिफिकेशन कि वो यादव थे। 1989 में जनता दल की सरकार बनी। वीपी सिंह कभी भी मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री पद के रूप में देखना नहीं चाहते थे। अजीत सिंह को भेजा गया और सचिवालय के तिलक हॉल में बकायदे नेता पद का चुनाव हुआ, उसको मुलायम सिंह ने जीता, तब वो मुख्यमंत्री बने। तो ये सब चीजें हमेशा रही हैं, हमेशा रहेंगी। और अटल जी के समय भी सक्सेशन वॉर शुरू हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में। वो अलग बात है कि अटल और अडवाणी जी लगभग समकालीन थे, ज्यादा उम्र का अंतर नहीं था। तो और फिर 2004 के बाद 10 साल तक बीजेपी सत्ता में नहीं आई, तो देश के मीडिया का और राजनीति से यह विषय गायब हो गया। लेकिन अब जो है, नरेंद्र मोदी जी 75 ईयर्स के हो गए हैं, अमित शाह अभी 60 से कम है, योगी जी अभी 50 या 52 साल के हुए हैं, और उन्होंने इस बीच में उन्होंने 5 बार वो सांसद रह चुके हैं। 9 साल वो अगले इस वर्ष मार्च में उनको बतौर मुख्यमंत्री 9 साल पूरे हो जाएंगे। तो इतना सब घटनाक्रम होने के बाद ये खींचतान की खबरें आना, ये मुझे कोई असामान्य बात नहीं लगती, ये बहुत सामान्य बात है। और जिस तरीके से यूपी में जो चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रोल्स का काम जो चल रहा है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जो पहली बैठक थी नए अध्यक्ष प्रदेश के पंकज चौधरी की उपस्थिति में, जो उन्होंने कहा 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को कि यूपी में 4 करोड़ वोटर कम हो जाएंगे। यूपी में की कुल आबादी 25 करोड़ है और 15 करोड़ 44 लाख यहाँ मतदाता हैं। और जनवरी 2025 की गणना के अनुसार मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो मतदाता की संख्या बढ़ने के बजाय यहाँ कम होने जा रही है, 12 करोड़ हो जाएगी। उसके बावजूद भी अब डेट बढ़ाई गई और 26 दिसंबर तक एसआईआर हुआ, और डेट जो है, और अब करीब 1 करोड़ से अधिक मतदाता यूपी में कम हुए हैं। तो इसको लेकर के तो जब योगी जी ने मुख्यमंत्री ने पंकज चौधरी की उपस्थिति में ये कहा कि संगठन का काम है, संगठन ने को उस काम में लगाइए, तब तुरंत इस बात को बल मिला कि योगी जी ने अपना पंकज चौधरी के प्रति जो अपना डिसअप्रूवल है, यानी जो अपनी असहमति है, वो उन्होंने जता दी है कि साहब जो है, और लगता है योगी जी पंकज चौधरी के आने से पसंद नहीं है। और उसके पीछे कारण ये है कि पंकज चौधरी महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। आज से 35 साल पहले वो गोरखपुर नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। उनके परिवार के गोरखपुर मठ से कई पीढ़ियों के संबंध हैं। तो आज तक कभी भी दोनों को राइवल के रूप में नहीं देखा गया। उनका जिला अलग है, वो रहते गोरखपुर में है, लेकिन उनका क्षेत्र तो महाराजगंज है, जो बगल का जिला है। तो जब योगी जी ने ये बयान दिया, तब इसको जो है ये कहा गया कि पार्टी में कुछ जो है गड़बड़ है संगठन से। लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि 1.5 साल तक यूपी में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी नया अध्यक्ष क्यों नहीं बुलाया गया? जून 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इतना नुकसान हुआ था, उसकी सीटें 80 में सीटें केवल 33 मिल गई, घट के आ गई। समाजवादी पार्टी को 37 मिली, कांग्रेस को 6 मिली। और यूपी में जितनी सीटें बीजेपी की कम हुई, उतनी ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में बहुमत कम हो गया, 240 मिली। अगर सीटें जितनी मिली थी इनको 2019 में, अगर सीटें उतनी मिल जाती तो बीजेपी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिल जाता। लेकिन हुआ भी इस बीच में ये कि अखिलेश यादव ने समझा कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। ये अखिलेश यादव जो 4 नवंबर को एसआईआर शुरू होने के पहले से लगातार उसके खिलाफ अभियान चला रहे थे, अरे इसमें तो दलित पिछड़े मुसलमानों के वोट काट दिए जाएंगे और ये दलित पिछड़ा मुस्लिम विरोधी है। 15 दिसंबर को योगी जी के बयान से अखिलेश यादव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि अब तो जो है बस हमारी सरकार बनने जा रही है और बीजेपी के वोट
कम हो रहे हैं। योगी जी ने अपने बयान में यह भी कहा था जो जो 4 करोड़ वोटर कम हुए हैं उसमें 85% वोटर बीजेपी के हैं। तो और संगठन को इसकी ओर देखना चाहिए। तो इससे अखिलेश को लगा कि अब उनके लिए अवसर आ गया है। जब फाइनल डाटा आया कि साहब जो और जब ये खत्म हुआ एसआईआर, अब तो 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोट पब्लिश हो जाएगा, फिर भी 1 करोड़ से ऊपर जो है वोटर कम हो रहे हैं। तो अब तो अखिलेश यादव को ये समझ ही नहीं आया कि योगी जी ने बयान दिया किसके लिए था। सबने एक वर्ग ये बोल रहा था कि ये उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की है पंकज चौधरी से, और दूसरा वर्ग ये समझ रहा था कि और जो अपोजिशन है कि साहब इसमें तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये जो वोट कटे हैं इससे भारतीय जनता पार्टी का लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। 2010 से उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में एक भी नाम काटा नहीं गया है। जो मृत हो चुके हैं या जो परमानेंटली यूपी से शिफ्ट हो चुके हैं या जो लोग जिनके नाम कई जिलों में हैं, ऐसे लोगों के नाम कटे हैं। इसका समाजवादी पार्टी को सीधा नुकसान होगा। वो नुकसान ये होगा कि जितने इलाके जहां पे समाजवादी पर जो पार्टियां जाति की और मजहब की राजनीति करती हैं, तो जितने पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं और जो यादव बाहुल्य हैं, वहां पे बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचता कभी भी। यानी जिसको बोलते हैं कि पोलिंग बूथ के बाहर बस्ता लगाना, वो कभी नहीं पहुंचता। तो ये लोग बड़े आराम से, जो लोग मृत हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, और जो मौके पर मौजूद नहीं है और जिनका नाम मतदाता सूची में है, उनके वोट डलवा लेते हैं। अब ये सारे वोट कट गए हैं, तो अब वो पोलिंग बूथ चाहे यादव बाहुल्य हो चाहे मुस्लिम बाहुल्य हो, अब ये वोट कैसे पड़ेगा? बताइए कैसे पड़ेगा? तो ये कम हुआ ना। और योगी जी ने एक बात और कही थी उसके बाद, उन्होंने कहा था कि तमाम बूथ ऐसे हैं जहां पे हिंदू मतदाता माइनॉरिटी में है, मुस्लिम मतदाता बहुमत में है। अगर किसी बूथ पे अगर 1000 वोट हैं और 800 वोट मुसलमानों के हैं और 200 वोट हिंदुओं के हैं, तो ऐसे बूथों से हिंदुओं का नाम किसी अन्य बूथ किया जाए। क्योंकि यूपी में होता यह है कि अगर 800 वोट हिंदू के हैं और 200 मुसलमान के हैं तो वो वोट डाल लेता है आराम से। लेकिन अगर 800 वोट मुसलमान के हैं और 200 हिंदू के हैं, तो हिंदू वहां पे आमतौर पर वोट डालने जाने में कतराता है। तो योगी जी ने इसको भी ठीक किया। तो आप अगर एंड रिजल्ट देखें कि इसका लाभ किसको हुआ इस एसआईआर का, इसका लाभ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसका नुकसान सीधे सीधे जो है समाजवादी पार्टी का होगा। और दूसरे एक बात लोगों में और ये पता नहीं चेतना कहां से आ गई है, जो पूर्वांचल का आदमी जिसने घर बनवा लिया है लखनऊ में, कानपुर में, गाजियाबाद में, मेरठ में, उसको लगता है कि उसका अपने गांव में वोट जरूर होना चाहिए। तो उसने अपना गांव में वोट रखा है और गाजियाबाद में कटवा दिया। तो इसके कारण जो है ये जो खबर आई थी कि सर्वाधिक वोट कम हुए हैं लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, आगरा में और गाजियाबाद में, उसकी वजह केवल ये है। तो नेट रिजल्ट में जो है बीजेपी कहीं से भी नुकसान में नहीं रहेगी। असली नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि फेक वोटर कट गए। ये मामला है। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न के दूसरे हिस्से पर, जो आपने कहा कि जो पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक में जो जो कड़ा रुख अपनाया। मेरा मानना है कि पंकज चौधरी को इस मामले में उन्होंने जल्दबाजी की है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक किसी भी जाति के हों, हैं तो आप ही की पार्टी के, वो चाहे छत्तीस समाज के हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे वो कुर्मी हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, आपके हैं। और आप अकेली ऐसी पार्टी हैं जिसको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, स्पष्ट बहुमत पाने के लिए प्रदेश के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में हर जाति का वोट चाहिए। आप केवल एक जाति के, आप किसी जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएं, ये पार्टी का निर्णय है। लेकिन 403 के विधानसभा में आपको मिनिमम 204 विधायक चाहिए, तो वो भी आपको हर जाति के वोट पाने के बाद ही मिल सकते हैं। और तो यानी भारतीय जनता पार्टी एक गुलदस्ता है, समाजवादी पार्टी एक फूल की पार्टी है, एक जात की पार्टी है यादव, बहुजन समाज पार्टी दलित जाटव, और वो केवल पेरिफेरल वोट खोजती है, कुछ मुसलमानों का मिल जाए,
कुछ अति पिछड़े वर्ग का मिल जाए, कुछ पिछड़े वर्ग का मिल जाए और कुछ जो है सवर्णों का मिल जाए, लेकिन उसका प्राइमरीली एंड डोमिनेंट रूप से सपा बसपा एक फूल की पार्टी है। तो इस दृष्टि से रखते हुए पंकज चौधरी के बारे में एक मामला ये है कि ये इतना जल्दबाजी में उनको इतना कड़ा रुख अपनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर स्वाभाविक रूप से लोग तुलना करते हैं कि 3 महीने पहले जो है क्षत्रिय समाज के विधायकों की बैठक हुई थी, उसका नाम कुटुंब बैठक दिया गया था। उसमें बीजेपी के अलावा अन्य दलों के भी क्षत्रिय विधायक शामिल थे, उसको पार्टी ने सामान्य घटना के रूप में लिया। तो ये जो पावर शेयरिंग को लेकर और जिसको हम लोग जाति समझ लेते हैं, ये कोई जाति का मामला नहीं है, ये जातिवाद का मामला नहीं है, ये केवल शेयर इन द पावर केक का मामला है कि जो सत्ता का केक है उसमें किसके हाथ में कितना हिस्सा आता है। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्ट में डीएम होंगे तो कितने किस जाति के बने, और 75 डिस्ट्रिक्ट में एसपी एसएसपी हैं तो कितने बने, 14 रेंज हैं, 8-9 जोन हैं, या सचिवालय में करीब 150 के आसपास सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। तो ये सत्ता में पावर केक का जो है उसके में अपने हिस्से की खींचतान है, जिसको हम लोग बड़े आसानी से जातिवाद कह देते हैं। अब आप याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो यूपी में अगर यादव आईएएस आईपीएस कम बढ़ जाते हैं, तो अन्य राज्यों में जो आईपीएस यादव जाति के हैं और मूल निवासी यूपी के हैं, उनको अखिलेश यादव ने यहाँ पे डेपुटेशन पे ला करके अपॉइंट किया था। उसमें महाराष्ट्र के लोग थे, और यूपी गाजियाबाद का जो लोनी थाना है वहां पे हमेशा इंस्पेक्टर यादव ही होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। जितने यूपी में लगभग 1600 से कम थाने हैं, 2/3 में थानेदार यादव होते थे। तो ये चीज थी कि तो यानी समाजवादी पार्टी का ये है कि सत्ता का जो केक है उसके शेयर का 2/3 हिस्सा यादवों को मिलना चाहिए। तो वही झगड़ा यहाँ पर भी है। अब जो है ठाकुर ये समझते हैं कि हमारी जात का मुख्यमंत्री है तो हमको मिलना चाहिए। ब्राह्मणों का कहना है कि हमारी पार्टी ने, हमारे समुदाय ने सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार 87% ब्राह्मणों ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और ठाकुरों की संख्या 85% थी। तो उनका तो अच्छा, ब्राह्मण जो है सवर्ण जाति है, वो हमेशा डोमिनेंट पोजीशन में रहना चाहते हैं। और यूपी की चुनावी राजनीति का ये इतिहास है कि एक वर्ग की 2 डोमिनेंट कास्ट कभी एक साथ चैन से नहीं रह सकती। सवर्णों में ब्राह्मण ठाकुर, बैकवर्ड में यादव कुर्मी, और दलित में जाटव और पासी। ये हमेशा सत्ता में अपने हिस्से के लिए संघर्षरत रहते हैं। अब आप देखिए कि यूपी में जो पासी है वो आपको सपा में भी मिलेगा, बसपा में भी मिलेगा, भाजपा में भी मिलेगा। और जो आपका जो बैकवर्ड में जो सेकंड मोस्ट डोमिनेंट कास्ट कुर्मी है, वो बीजेपी में भी है, वो समाजवादी पार्टी में है, और एक समय वो बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी में भी था। उस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी और ब्राह्मण मुख्यमंत्री या ठाकुर मुख्यमंत्री होता था, उस समय क्षत्रिय समाज के लोग जो है लोकदल में भी सक्रिय थे और कांग्रेस में भी सक्रिय थे। तो ये सत्ता का संघर्ष है। ये जो है अपने अपने समुदाय के लिए, अपने अपने समाज के लिए सत्ता में कैसे अधिकाधिक हिस्सा लिया जा सके, ये उसकी खींचतान है, जिसको हम बड़े आसान शब्दों में जाति की लड़ाई कह देते हैं। ये जाति की लड़ाई नहीं है। और एक बहुत बड़े थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी, उन्होंने आज से 60 साल पहले कहा था कि भारत में राजनीतिक दल नहीं, जातियां चुनाव लड़ती हैं। तो ये हमारी डेमोक्रेसी का एक फीचर है। लेकिन उसके बावजूद 1952 से लगातार चुनाव हो रहा है, और यूपी का ये वर्तमान विधानसभा 18वीं विधानसभा है। तो इस 18वीं यानी 18 विधानसभा के बार यहाँ के चुनाव हो चुके ना। 18 बार असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई, सरकार बनी, सरकार चली, इसमें भी रही, इसमें चौधरी चरण सिंह का संयुक्त विधायक दल भी रहा, जनता पार्टी भी रही, जनता दल भी रहा, भारतीय जनता पार्टी रही पहले, और फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, फिर बीजेपी। तो यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम तो हमारा मैच्योर है ना, जो इलेक्शन का रिजल्ट होके आता है उसको हर दल मानता है ना। तो इसलिए ये कहना कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन कोई हो गई है, कोई बड़ा भारी यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय युद्ध चला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन ये जरूर है कि पंकज चौधरी को अपनी अपनी ये पदभार संभालने के तुरंत बाद ये जो जातीय आधार पर विधायकों की बैठक हो रही थी, इस मामले को थोड़ा सा और ठंडे दिमाग से लोगों को कंसल्ट करके इस विवाद को थामने का प्रयास करना चाहिए था। उन्होंने ये बयान देकर के कि ऐसा होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने इस विवाद को जाने अनजाने में एक हवा दे दी, इसलिए ये मामला बड़ा हो गया। तो कुल मेरा मिलाकर एक अंतिम जी जी एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से पंकज चौधरी जी ने इस घटना को हैंडल किया, अंत में एम्बैरस कौन हुआ? योगी जी एम्बैरस हुए या खुद पंकज चौधरी एम्बैरस हुए? योगी जी से क्या मतलब है? योगी जी से क्या मतलब है? संगठन का काम योगी जी का काम थोड़ी है। संगठन के बारे में निर्णय का काम तो पंकज चौधरी का है। लेकिन अब जो पंकज चौधरी जिस तरीके से जो जो पूर्व अध्यक्ष त्रिपाठी जी के सहयोग से डैमेज कंट्रोल का काम कर रहे हैं, सारे ब्राह्मण विधायकों को मना रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, तो अगर वो इतना कड़ा बयान ना देते तो उनको डैमेज कंट्रोल की नौबत ही ना आती। तो लेकिन मेरा अभी भी मानना यह है कि लड़ाई केवल ये है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि बीजेपी नाम का जो गुलदस्ता है, जातियों का जो गुलदस्ता है, वो बिखर जाए और बीजेपी भी हमारे ही पिच पे आके लड़े और जाति की पिच पे लड़ाई लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सभी जातियों को साथ लेके चलना है, तो बीजेपी समाजवादी पार्टी की पिच पे आके खेलने वाली नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। ये कभी नहीं होगा, चाहे सीटें बीजेपी की 2 आए चाहे 220 आए। भारतीय जनता पार्टी का जो समावेशी राजनीति का जो जो उनका पॉलिटिकल मॉडल है, वो बदलने वाला नहीं है। और पूरे भारत में, अरे जब उन्होंने बिहार में जहां पे जाति का इतना बड़ा जो कॉलड्रॉन था, जो जाति का महापागलपन था, जब उन्होंने उस किले को भेज दिया, वो सारी अगर एनडीए की सीटें 243 में 202 आई हैं, तो क्या ये सभी जातियों के समर्थन के बगैर संभव था? क्या नहीं संभव था? तो ये जो विवाद हो रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी को लगता है कि तात्कालिक लाभ मिल जाएगा, लेकिन अंततः बीजेपी का लीडरशिप इतनी मैच्योर है और सारी बातें रहेंगी। केंद्र में, राज्य में खींचतान भी रहेगी, अमित शाह योगी में खींचतान की खबरें भी चलती रहेंगी, पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ को लेकर के अटकलबाजियां भी होती रहेंगी, चुनाव भी होगा, बीजेपी जीतेगी भी, बीजेपी सरकार बनाएगी, इसमें कहीं कोई शंका मुझे नहीं है। तो ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है, और इससे अच्छी बात यह है कि जो जाति आधार पर जो जो विधायकों की गोलबंदी हो रही है, इससे सारे ऐसे विषय जो हैं, जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं, जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, वो सामने आ रही हैं। लेकिन मूल बात एक है जो योगी जी को एड्रेस करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही का बोलबाला है, और विधायक वो किसी जाति का हो, किसी भी दल का हो, वो नौकरशाही का जो यहाँ पे पैरेलल राज चल रहा है, उससे विधायक त्रस्त है। विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। ये और जो विधायक जनता के बीच में चुन करके आता है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो आदमी जो है अनाप शनाप सिफारिशें लेके आता है। एक विधायक ऐसा कभी नहीं, कोई विधायक ऐसा नहीं होता कि वो जो रोज जनता से वो ना मिलता हो। एक विधायक के जीवन में संडे मंडे नहीं होता है, वो 7 डे वीक काम करता है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री 7 डे वीक काम करते हैं। तो लोगों की समस्याएं पुलिस से भी हैं, तहसील से भी हैं, जिला मुख्यालय से भी हैं, सरकार से भी हैं, और लोगों की आकांक्षाएं हैं। लोगों में आकांक्षा पैदा करने का काम बीजेपी ने किया है, लोगों में आकांक्षा पैदा करने का काम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। तो जब लोगों की आकांक्षाएं आपने बढ़ाई हैं, तो लोग आपके पास आएंगे। और अगर ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिव नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, जैसे आपको याद होगा पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई के महीने में पूरे महीने मुख्यमंत्री ने जिलेवार सारे विधायकों को की बुला के बैठक की थी। पूरे महीने दिन दिन भर बैठक चलती थी और सारे विधायकों से ने अपने खुल के अपनी बात कहते थे। मुख्यमंत्री ने सबकी बात सुनी और सबकी समस्याओं का समाधान किया, और उसके बाद वो प्रोसेस थम गया। और राजनीति बहुत डायनेमिक होती है, वो रोज बदलती है। ये नहीं कि आपने जुलाई 2024 में समस्याओं का समाधान आपने कर दिया तो वो जुलाई 25 तक वो समाधान की दवाई काम करती रहेगी। जुलाई 25 1 साल हो गया भाई,
एक साल में हजारों नए मुद्दे पैदा हो गए। तो इसलिए जो है ये कंसल्टेशन, संवाद और ये मेलजोल का कार्यक्रम संगठन और सरकार में और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच में साल में 12 महीने लगातार चलता रहना चाहिए। इट शुड नेवर स्टॉप। ये अगर रुकेगा तो समस्या आएगी। तो अब चूंकि जो है पंचायत चुनाव है अप्रैल में, तो अब इसके रुकने का सवाल नहीं है। अब ये कंसल्टेशन की प्रोसेस और तेज होगी और ये सब जो छोटे मोटे झगड़े विधायकों के हैं और सत्ता में पावर के शेयरिंग की बात है, ये सब किनारे हो जाएंगी। आप देखिएगा फरवरी में बजट पेश के होने के बाद सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में पंचायत चुनाव में जुटेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि पंचायत चुनाव में जो उनके उनके क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस होगी, उससे आधार पर उनका टिकट तय होगा फरवरी मार्च 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो ये सारे इशू आ रहे हैं और सिमट रहे हैं। और राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पे कोई इशू ऐसा नहीं कि अगर आज कोई मुद्दा उठा है तो एक साल तक वही चलता रहेगा। रोज नए मुद्दे आएंगे, रोज उन मुद्दों का समाधान होगा, फिर नए मुद्दे आएंगे, फिर नए समाधान होगा। तो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज वेरी डायनेमिक। जी, आज की चर्चा को सर समाप्त करूंगा। आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।